के हिंदी कक्षा में। तो बच्चों, आज हम लोग 9वीं कक्षा में। तो सभी कैसे हो? मैं सोचती हूँ आप लोग घर में बैठकर अच्छे ही होंगे। उसके साथ साथ आप लोग आपके आरोग्य के बारे में भी थोड़ा सा क्या करें, केयर करें। तो बच्चों, आज हम लोग इस कक्षा में जो आप लोगों का भाग 2 संचयन पाठ्य पुस्तक में से हम लोगों ने पहला एक ऑलरेडी क्या किया है, पाठ को पढ़े हैं, है ना। वो पाठ कौन सा था? गिल्लू। तो उस पाठ के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी क्या किया था, पढ़े थे। तो आज हम लोग इसी संचयन भाग 1 से क्या है, आप लोगों का दूसरा जो पाठ है उस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरा पाठ कौन सा है बच्चों आप लोगों का? स्मृति। स्मृति मतलब क्या है? याददाश्त। क्या है? हमेशा याद रखने वाले, हमेशा याद रखने वाले। तो स्मृति, तो इस स्मृति पाठ को लिखा गया है श्रीराम शर्मा जी ने। तो इस स्मृति पाठ को लिखा गया है श्रीराम शर्मा। तो पहले क्या है, आज का हमारा पाठ क्या है? स्मृति। तो स्मृति पाठ का लेखक कौन है? श्रीराम शर्मा। श्रीराम शर्मा। तो बच्चों, आज हम लोग इस कक्षा में स्मृति पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ का लेखक कौन है? श्रीराम शर्मा। देखिए बच्चों, आप लोगों का इसी पाठ्य पुस्तक में लास्ट में जो लेखक परिचय है, तो एक बार वो हम लोग पढ़ेंगे। तो लेखक के बारे में जानकारी लेना भी क्या होता है, जरूरी होता है ना। तो इसलिए हम लोग इस लेखक परिचय को देखेंगे। तो देखिए उसमें श्रीराम शर्मा, देखिए यहाँ है, लास्ट पेज में है लेखक का परिचय ऐसे दिया गया है। श्रीराम शर्मा 1896 to 1967। प्रारंभ में अध्ययन कार्य करने के बाद लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से राष्ट्र और साहित्य सेवा में जुटे रहे। एक कवि क्या है, प्रारंभ उनके जीवन के जीवित काल के प्रारंभ में उन्होंने क्या किया, अध्ययन करने के बाद, जो उनके एजुकेशन पूरा कंप्लीट होने के बाद लंबे समय तक, दीर्घ समय तक इन्होंने क्या है, स्वतंत्र रूप से किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते ही स्वतंत्र रूप से राष्ट्र और साहित्य सेवा में जुटे हैं। राष्ट्र के वृद्धि में और साहित्य सेवा मतलब अलग अलग कविताएं, कहानियां संग्रह को रचना करते हुए हिंदी भाषा साहित्य क्या है, डेवलप होने के लिए इन्होंने भी क्या है, इनका भी प्रमुख पात्र दिया गया है। विशाल भारत के संपादक के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त की। ये क्या है? विशाल भारत एक पत्रिका है, न्यूज़पेपर है। विशाल भारत के संपादक के रूप में इन्होंने क्या किया है, काम किया है। और इसके साथ साथ ये क्या है, बड़ी ही फेमस बना है। हिंदी में शिखर साहित्य के अग्रणी लेखक माने गए। हिंदी साहित्य में क्या है, शिखर साहित्य के अग्रणी लेखक मतलब क्या है, जो हिंदी साहित्य के फेमस कवियों में श्रीराम शर्मा जी भी एक क्या है, अग्रणी मतलब बड़ी ही फेमस प्रमुख कवि के रूप में, लेखक के रूप में ये माना जाता है। तो इसका प्रमुख रचनाएं, तो
श्री राम शर्मा जी ने कई सारे क्या है, कई सारे कविता, कहानियाँ, उपन्यास पूरा क्या किया है, रचना किया है। उसमें से प्रमुख रचनाएं यहाँ दिया गया है। तो पहला है शिकर, बोलती प्रतिमा तथा जंगल के जीव, शिकर संबंधी पुस्तकें, सेवाग्राम की डायरी एवं सन 42 के संस्मरण इत्यादि। तो श्री राम शर्मा जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? शिकर, बोलती प्रतिमा तथा जंगल के जीव, सेवाग्राम की डायरी एवं सन 42 के संस्मरण इत्यादि। ये क्या है बच्चों? आज के हमारा स्मृति पाठ के लेखक जो श्री राम शर्मा जी है, उसका लेखक परिचय है। तो हम लोगों ने पहले लेखक परिचय देखा बच्चों। अभी पाठ के ओर चलेंगे तो श्री राम शर्मा जी ने इस स्मृति पाठ में कौन से विषय के बारे में दिया गया है, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज के पाठ को प्रारंभ करते हैं। पाठ को पढ़ते पढ़ते ही बच्चों में इसका विवरण देते जाऊंगी। तो देखिए बच्चों, आज का हमारा संचयन भाग 1 से दूसरा पाठ है, सेकंड लेसन है स्मृति, जो इसका लेखक है श्री राम शर्मा। सन 1908 ईस्वी की बात है। तो कवि प्रारंभ करते हैं ये कहानी को। ये कब का कहानी है? 1908 का एक क्या है, कथा है। दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ होगा। आखिरी मतलब अंत, आखिरी का अर्थ है अंत। आखिरी का अंत क्या है? आखिरी का अर्थ क्या है? अंत। ये बात है दिसंबर अंत का और जनवरी प्रारंभ का, मतलब दिसंबर लास्ट वीक का एक क्या है, एक कहानी है। चिल्ला चढ़ा पड़ रहा था। चिल्ला मतलब कड़ी सर्दी, चिल्ला मतलब कड़ी सर्दी। चिल्ला का अर्थ है कड़ी सर्दी। चिल्ला मतलब क्या है? कड़ी सर्दी का टाइम था। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। वहाँ उस टाइम क्या है? ठंड। शीत मतलब क्या है? ठंड। ठंड बढ़ रहा था। शीत का अर्थ है ठंड। क्या है? जो दिसंबर लास्ट मंथ में क्या होता है, हम लोगों को कोल्ड बहुत लगता है, ठंड पड़ता है ना। तो ऐसे ही क्या है, 2-4 दिन के पूर्व से क्या है, एक बूंदा बूंदी मतलब फॉगी टाइप का वातावरण था और ठंड भी क्या है, बढ़ गया था। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। सायंकाल मतलब क्या है? शाम। सायंकाल का अर्थ है शाम। सायंकाल का अर्थ है शाम, मतलब इवनिंग का 3:30 या 4 बजे होंगे, 4 o'clock होगा। कई साथियों के साथ मैं जरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। तो ये क्या है? उनके साथियों के साथ, मतलब लेखक उनके फ्रेंड्स के साथ क्या कर रहे थे? जरबेरी को तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। तब अचानक से एक क्या है, एक आदमी ने पुकारा और क्या कहा? तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, तुम्हारा ब्रदर तुम्हें पुकार रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। शीघ्र मतलब तुरंत। शीघ्र का अर्थ है
शीघ्र का अर्थ है तुरंत। क्या है? अभी तुरंत तुम घर लौट जाओ, ऐसे कहा। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए समा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। क्या है? अभी लेखक के साथ उनके छोटे भाई भी था, तो उन लोगों को डर था कि बड़े भाई इसे मार ना दे, तो इसलिए वो डर कर जा रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था, हम लोगों को समझ में हम लोगों को पता ही नहीं था हम लोगों ने कौन सा कसूर किया है। कसूर मतलब क्या है? अपराध। कसूर का अर्थ है अपराध। तो इन लोगों को क्या है, मालूम ही नहीं थे उन लोगों ने कौन सा अपराध, कौन सा गलती किया है। तो डरते डरते घर में घुसा। आशंका तीखी बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी ना हो। ये लोग डर के घर के अंदर चले। आशंका मतलब क्या है? डरना। आशंका मतलब डर। आशंका का अर्थ है डर। डरकर वो लोग दोनों, छोटे भाई और लेखक, घर के अंदर गए। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाका खाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाए, ये बड़ी जरूरी है। तो घर के अंदर वो घुसने से ही वो बड़े भाई क्या कर रहा था? वहां चिट्ठी लिख रहा था। तो बड़े भाई ने इन दोनों को देखा और कहा, जाओ जल्दी जा से डाका खाने, मतलब पोस्ट ऑफिस पर ये चिट्ठियां डाल के आओ, जल्दी जाओ कि शाम न क्या हो जाता है, डाका खाना क्लोज हो जाता है। ये क्या है? बड़ी ही जरूरी चिट्ठियां हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ये लेटर्स है। तो इसलिए डाका खाना भेजने चिट्ठियां डालने के लिए उन लोगों को भेजा। जड़े के दिन थे। 30 पर हवा के प्रकोप में खांपी लग रही थी। हवा मज्जा तक टिटूरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने बुझाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबलू के डंडे से जितना मोह था, उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा टड्डा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। तो बड़े भाई ने काम देते हुए ये लोग वो चिट्ठियां डालने के लिए वहां से लौटे। पर बाहर क्या था? बड़ी ही ठंड था, भयंकर क्या था? ठंड था। इसलिए उन लोगों ने क्या किया? अपने कानों को धोती से कवर कर ली। और माँ ने क्या किया था? इस ठंड को बुझाने के लिए, दूर करने के लिए उन लोगों को खाने के लिए चने दिया था। तो इसे लेकर वो क्या करने लगे? वहां से लौटे। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रति वर्ष उससे आम जुरे जाते थे। इस कारण वह मुख टंड सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ता में जेबें ना थी। तो मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच एक आम का पेड़ था। आम का पेड़ मतलब कौन सा पेड़ है? मैंगो का एक ट्री था। उसमें से प्रतिवर्ष क्या कर रहे थे? आम को जुरे जाते थे। जुरे मतलब तोड़ना। जुरे मतलब अर्थ क्या है? तोड़ना।
जाते थे, तोड़ते थे। तो इस कारण वो क्या कर रहे थे, उस तो प्रसन्न मदन मतलब प्रसन्न चेहरे से, खुशी से मक्कनपुर की ओर तेजी से, बड़ी ही फास्ट वो चल रही थी। तो कवि कौन है, श्री राम शर्मा जी ने चिट्ठियों को कहाँ रखा था, अपने टोपी में रखा था। क्यों? क्योंकि उनके कुर्ते में जेबें नहीं थी, पॉकेट नहीं थी, इसलिए वो क्या कर रहे थे, चिट्ठियों को टोपी में रखा था। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फर्लंग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी ना था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते ही है। तो आगे जाते जाते उन लोगों को एक कुएं मिला। कुएं मतलब एक गड्ढा, हम लोग लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, होंडा। तो उसमें क्या है, एक सांप पड़ा था, काला सांप पड़ा था। तो न जाने वो सांप उस कुएं में कैसे गिर गया, मालूम ही नहीं हुआ। मक्कनपुर पढ़ने जाने वाली हमारे टोली पूरी बनार टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उचकाने की सूझी। तो एक दिन हम लोग ये स्कूल कहाँ जाते थे, मक्कनपुर ही जाते थे। वही मक्कनपुर के गांव में जो एक स्कूल था वहीं पर हो जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, हम लोग स्कूल से वापस लौटते थे, तब हमारी टोली पर क्या है, हमको कुएं में उचकाने की सूझी। कुएं की उचकाने की सूझी मतलब उचकना, पंजे के बल उचकर जंगना मतलब जंप करना, कुएं पर जंप करना बहुत ही क्या है, खुशी मिल रहा था। सबसे पहले उचकाने वाले मैं ही था। तो सबसे पहले उस पर जंप करने वाला मैं ही था। मैं मतलब कौन है यहाँ, कवि है ना। कुएं में जगकर एक ठेला फेंका कि उसकी आवाज कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन, किसी शब्द के उपरांत सुनाई पड़ने वाला, उसी में उत्पन्न शब्द, गूंज। प्रतिध्वनि मतलब क्या है, गूंज। अभी हम लोग कोई एक हाइट वाले प्लेस में जाकर आवाज दे तो वो आवाज हम लोगों को क्या है, वापस रिफ्लेक्ट होता है ना, उसे ही क्या है, प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि मतलब गूंज। प्रतिध्वनि मतलब क्या है, गूंज। तो क्या है, प्रतिध्वनि उन लोगों को सुनता था। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस पुरस्कार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता था। तो ये क्या है, एक क्रीड़ा जैसे होता था। वो कुएं में खेलते समय तब क्या है, उसे कैसे वो महसूस होता था, एक कुत्ते भौंकने से, आवाज करने से कैसे चकित हो जाते हैं, वैसे ही होने लगा। उसके उपरांत सभी ने उछल कर एक एक डेला फेंका और कुएं से आने वाले क्रोधपूर्ण पुरस्कार पर कह लगे। गांव से मक्कनपुर जाते और मक्कनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन की कुएं में टेले डाले जाते हैं। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक साथ में पकड़कर
दूसरे हाथ में टेला फेंका था। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप में फुसकाकर करवाहा लेना में उस समय बड़ा काम समझाता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में डेला फेंकर फुसकाकर सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। तो जब वो कुएं को उन लोगों ने देखा, तब वो स्कूल जाते समय जो भी हरकतें करते थे, उस कुएं में क्या क्या डालते थे, वो पूरा याद आ गया। तो ये क्या है, वो कुएं के पहले लेखक कुएं के आगे बढ़े, उसके पीछे उसके छोटे भाई भी क्या है, उसके पीछे आने लगे। कुएं के किनारे से एक डेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर टेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकर मारी या नहीं, टेला उसे लगाया या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। तो क्या है, वो एक कुएं पर एक हाथ पर क्या है, टोपी, ऐसे टोपी हम लोग जब कोई भी अभी सांप हो या क्या है कुत्ते हो बिल्ली हो, उसे भगाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे एक्शन करते हैं ना, मारते नहीं हैं पर एक्शन करते हैं। मारते जैसे हम लोग मारते हैं वैसे ही एक्शन करते हैं ना, ऐसे ही क्या है लेखक ने भी उसके टोपी को ऐसे निकाला और ऐसे एक्शन करते रहे सांप को देखकर। तब सांप ने क्या किया, एक ही बार वो ऊपर खड़े और जब सांप करते हैं ना तो आवाज देते हैं ना, वैसे ही आवाज दिया। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्टियां चक्कर काटती हुई कांफे में गिर रही थी। तो उसे याद ही नहीं था, स्मरण मतलब क्या है, याद ही नहीं था कि उन्होंने चिट्टियां कहाँ रखा था, अपने टोपी में रखा था, है ना, तीनों चिट्टियों को टोपी में रखा था। पर उसे याद ही नहीं था कि जब वो सांप को ऐसे टोपी से क्या एक्शन कर रहा था, तब क्या हुआ, ये तीनों चिट्टियां उस कुएं में गिर रही थी, गिर गया था। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरने की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भ्रांति में चिट्टियां क्या टोपी से निकाल गई, मेरी तो जान निकल गई। वो क्या है, डरने लगा। अभी बड़े भाई क्या है, बड़े भाई का जरूरी का ये क्या है, कट्टा चिट्टियां था, अभी कुएं में गिर गया। तो वो क्या है, उसे सोचते ही क्या किया, वो डरने लगा। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। तो जब चिट्टियां ऐसे ऊपर से गिरता था, तब वो क्या है, उसे लेने के लिए, पकड़ने के लिए एक बार जंप किया, जैसे एक शेर क्या करता है, उसका आहार पर शिकारी करता है, जैसे ही ये शेर क्या किया, उसे हमला कर दिया। जैसे ही कवि ने भी क्या किया, उस चिट्टियों को पकड़ने के लिए वो तैयारी हो गए, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। तो क्या है, मैं जैसे उस चिट्टियों को क्या है पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तब वो क्या किया, कुएं में गिर गया था। चिट्टियां पूरा कुएं में गिर गया। तब क्या है, जब वो पकड़ने के लिए मैं भी उसमें वैसे जंप किया, तो वो क्या है, जब मैं अकस्मात क्या है उस कुएं में गिरने पड़ा था। तो देखिए आगे क्या होता है।
कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई टंडे मारकर और मैं चुपचुपा आंखें डबडबाकर। तो क्या है, वो अभी चिट्टियां पूरा कुएं में गिर गए है ना, तो इससे छोटा भाई डाडे मतलब जोर जोर से रोना, जोर जोर से रोना। टाड़े मतलब जोर जोर से रोना। अभी क्या है, चिट्टियां कुएं में गिरने से छोटे भाई क्या है जोर जोर से रोने लगे और मैं चुपचाप आगे डबडबाकर मैं भी क्या है जोर जोर से रोने लगे। पतली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा पिटने के भय और उद्रेक से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोल पर आंसू टुलक ही जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। तो देखिए, हम लोगों को भी कोई भी हम लोग अभी क्या है गलती करे, अपराध करे, तो हम लोगों को पहले कौन याद आती है? माँ, है ना। तो इसे भी अभी क्या है, चिट्टियां कुएं पर गिरने से उन लोगों को माँ की याद आ रही थी, माँ की गोद का याद आ रहा था कि क्या है, माँ आकर उसे क्या है उसे कहे कि कोई बात नहीं, अभी जो हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं, फिर से चिट्ठियां लिखेंगे। वैसे तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कहा दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय में झूठ बोलना जानता ही ना था। तो उसे एक बार मन में सोचा कि कुएं पर पूरे मिट्टी डालकर उसे बंद कर दे और घर में जाकर कहे तो हम लोगों ने चिट्ठियाँ डाका खान में डालकर आए, ऐसे कहे। उसे एक बार मन में याद आ गया, फिर भी वो क्या है उस समय पर उसे झूठ बोलना ही नहीं आ रहा था। मार घर लौटकर सच बोलने पर रूही की तरह दुनाही होती। मार के कायल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने की बावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदार की बोझ से दबाव में बैठा सिसक रहा था। किसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ जाता था। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। तो क्या है, अभी वक्त ऐसे सोचकर छोटे भाई और लेखक वहीं पर बैठे रहे थे। और ये एक तरफ क्या है, चिट्ठियां झूठ बोलना भी उसे नहीं चाहिए था और सच बोलने से क्या है मारपीट होने का डर भी था। पर ऐसे सोचते सोचते वो वहां बैठ गए और क्या है, शाम समय भी निकल रहा था, शाम हो रहा था, तो रात पर जाने के लिए नहीं होता था। तो इसलिए क्या करने लगा, वैसे ही वो बैठने लगा। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियों कट जाती है। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकलने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मारने को
तैयार हो, उसे क्या मुख्यतः अथवा बुद्धिमत से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार में भिड़ने को तैयार हो जाता है। तो अभी एक दृढ़ संकल्प किया। संकल्प मतलब क्या है? निर्णय लिया, एक निर्णय लिया। संकल्प मतलब निर्णय। संकल्प मतलब क्या है? निर्णय। तो इन्होंने एक दृढ़ संकल्प किया, निर्णय किया कि कुएं के अंदर जाकर वो चिट्ठियों को मैं लाती हूँ। पर वहां क्या था? एक काला सांप भी था, है ना, बड़ा सांप भी था। तो उसे कैसे उसे सामने करते हुए कैसे वो चिट्ठियों को लाना, ये मुश्किल है, ऐसे भी वो सोचने लगे। ये मूर्खता नहीं, पर एक बुद्धिमान से ये काम करने से ये काम हो जाता है, ऐसे वो सोचने लगा। और उसे फल की क्या चिंता? फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधार से भिड़ने को तैयार हो गया। तो वो चिट्ठियां बाहर निकलने के लिए विषधार मतलब उस सांप से लड़ने के लिए भी मैं क्या हुआ? तैयार हो गया। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए विषधार से भिड़ने का तैयार हो गया। पासा फेंक दिया, मौत का आलिंगन हो, अतः सांप से बचकर दूसरा जन्म इसकी कोई चिंता ना थी। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। तो वो क्या सोचने लगा? मेरे हाथ पर एक डंडा है, एक स्टिक है, उससे मैं पहले सांप को मार दूंगा, उसके बाद वो चिट्ठियां को निकाल लूंगा। तो ऐसे वो दृढ़ संकल्प लेते हुए कुएं पर क्या है? कुएं पर घुसने के लिए तैयार हो गए। छोटे भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही थी। यद्यपि वह शब्दों से ना कहता था। क्या है? छोटे भाई भी उसके साथ था, है ना। वो जोर जोर से रोने लगे। क्यों रोने लगे? क्योंकि वो मौत के मुंह पर जा रहा था, है ना। उस कुएं में सांप था, तो सांप के साथ लड़कर एक चिट्ठियों को लाना एक क्या है? बड़ी ही बलशाली का काम था। तो इसलिए वो जोर जोर से रो रहा था। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठती थी, पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी एक छोटे भाई की, एक छने वाली 2 कानों से बंधी हुई धोतियां, 5 धोतियां और कुछ रस्सी मिलकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। अभी क्या है? उस कुएं पर, कुएं के नीचे जाने के लिए क्या चाहिए? रस्सी चाहिए, है ना। अभी वहां क्या है? पास में कोई भी रस्सी नहीं थी। तो वो क्या होने लगे? वो क्या होना था? नग्न होना था, क्योंकि उसे रस्सी चाहिए था। और तो इसलिए वो दोनों नंगा होकर को ड्रेस पूरा निकालकर क्या है? धोती लेकर के धोती और छोटे भाई की धोती ऐसे बांध कर जो कानों पर भी उन्होंने लगा था उस धोती, और कुछ चने बांध कर दिए थे उस धोती को। पूरा टोटल 5 धोतियां और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं पर वो क्या है? गिरने लगे। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरी से बांधी और खूब खींच कर अजामा लिया कि घाटे कड़ी है या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम ना रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेगा के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया।
छोटे भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती का डेन से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैं अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का टेक्निक भी बना था। उसको मारना मैं बाहे हाथ का खेल समझा था। तो क्या है, पूरे धोतियों से एक रस्सी तैयार किया। रस्सी ऐसे क्या है, उसका छोटे भाई बड़े छोटे थे, है ना, 8 साल के थे, उसे क्या है मजबूती से पकड़ने नहीं हो रहा था, इसलिए एक तरफ से धोती को बांधकर उसे वहां क्या है वहां खड़ा कर दिया। पर वो छोटे भाई क्या है जोर जोर से रोने लगा था क्यों रोने लगा, क्योंकि बड़े भाई कुएं के नीचे जा रहे थे। पर तब लेखक ने आश्वासना मतलब क्या है, भरोसा, आश्वासना दिया, भरोसा दिया कि आश्वासना मतलब क्या है, भरोसा। तो क्या है, भरोसा दिया कि मैं क्या है कुएं के अंदर निकलते ही मैं उस सांप को मार दूंगा। उसके बाद में जो भी वहां 3 चिट्टियां हुआ उस कुएं पर पड़ा है उसे मैं लेकर वापस आऊंगा, ऐसे भरोसा दिया। और इसके पहले ही क्या है लेखक ने अनेक सांप को उस डंडा से मार दिया था, तो उसे क्या है उस सांप को भगाने का क्या है टेक्निक भी उसे मालूम था। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या किया, इस पहले भाग स्मृति पाठ के पहले भाग को हम लोगों ने इस कक्षा में देखा। बड़ी ही खूबसूरत कहानी है ना। तो क्या करेंगे, अगले कक्षा में क्या करेंगे, हम लोग इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और इस कहानी क्या लेकर उस कुएं में गिरे हुए चिट्टियों को निकालते हैं या नहीं, इसे हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए पाठ को अच्छे से पढ़ते रहिए और जो भी मैंने बोर्ड में लिखा है, व्याकरण भाग हो, कठिन शब्द का अर्थ हो, और ये पूरा क्या करें आपके बुक पर लिख कर रखिए। आप लोग बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हो आगे, तो क्या है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादा आप लोगों को पूछा जाता है, और इस साल से एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चंस भी आप लोगों को है, तो इस पार्ट में से भी आप लोगों को आएगा। जैसे अभी लेखक ने क्या है चिट्टियां कुएं पर गिरा, तो लेखक के स्थान पर आप होते तो कैसे चिट्टियों को आप लोग वहां से निकालते, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों को आएगा। यही क्या है एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चंस है। तो ऐसे ही अभ्यास करो, जो भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ा, क्या है पाठ्य पुस्तक ज़्यादा पढ़ो। पाठ्य पुस्तक ज़्यादा पढ़ने से आप लोगों का नॉलेज भी क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। जो भी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोगों को पूछेंगे तो आप लोग क्या है उस आंसर लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा पाठ्य पुस्तक पढ़ो। तो आज का जो मैंने अब भाग 1 पर इतने सारे कहानी कहा, स्मृति और कठिन शब्दार्थ को कहा, उसे एक बार अभ्यास करें बच्चों। तो मैं शायद सोचती हूँ, मैं उम्मीद रखती हूँ आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे और कठिन शब्द का अर्थ लिख कर रखेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद।